Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे शुरू करें। देखिए, दरअसल वर्ष 2025 के लिए सिविल सेवा परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा होनी थी वो अब आयोजित हो चुकी है। अब लोग या तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा की तैयारी केवल वही कर सकते हैं जिन लोगों का प्रदर्शन प्रारंभिक परीक्षा में अच्छा रहा हो। इसके अलावा बाकी सभी लोग अब तैयारी करेंगे वर्ष 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। लेकिन जब कभी भी हम लोगों के मन में ये बात आती है या हमें कहीं पर सुनने को मिलता है या कोई हमें गाइड करता है कि हमें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, तो मन में जो पहला प्रश्न आता है वो यही आता है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे होती है और कहाँ से शुरू करनी चाहिए। अब ये समय उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग अगले वर्ष के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि समय अभी बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। हालांकि हम लोग सोचते हैं कि एक वर्ष का समय है, लेकिन ये एक वर्ष का समय कैसे बीत जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो बिगिनर्स हैं वो कैसे अपनी तैयारी को शुरू करें, क्या क्या उनके प्रारंभिक चरण की चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इवन मैं जनरली अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स से मिलता हूँ जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो IAS IPS और बाकी और सर्विसेज को ज्वाइन करें, अच्छे से अपना करियर स्टेबल करें, अच्छी गवर्नमेंट जॉब लें जिससे कि जन कल्याण का काम भी हो सके, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए भी सोचें। मतलब एक अपने आप में एक अच्छा आप लोग को मंच दिया जाता है, आपको एक अच्छा क्षेत्र मिलता है सेवा करने का और एक्चुअल में जो हमारा रियल इंडिया है उसे जुड़ने का। तो सिविल सेवा परीक्षा के शुरुआती चरणों में ही बहुत सारे लोगों को परेशानी आती है और बहुत सारे लोग इसके शुरुआत चरण से ही छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं कि हम लोगों से तैयारी नहीं हो रही। उसके पीछे का बड़ा रीज़न है कि वो सिस्टम ही नहीं समझ पाते हैं, वो क्रोनोलॉजी ही नहीं समझ पाते हैं, वो यही समझ नहीं पाते हैं कि पहली सीढ़ी कौन सी है और फिर कैसे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़ना है और सफलता हासिल करनी है। तो आइए बात करते हैं कि कहाँ से करनी चाहिए आप लोग को तैयारी शुरू और क्या होते हैं शुरुआती चरण। तो देखिए, जनरली आपको किसी ने बताया, देखो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें किसी ने बोला हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने मूवी में देखा हो, जैसे कि मूवीज़ वगैरह चलती हैं ना आजकल, तो बहुत सारी मूवीज़ में चल रहा है। जैसे कि अभी हाल ही में एक मूवी थी, ठीक है, शादी में ज़रूर आना, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई गई थी उसमें। तो बहुत सारे लोगों को तो वहीं से ही मन में आया कि भाई बदला लेने के लिए ज्वाइन करनी है सिविल सर्विसेज, या फिर किसी को लगा कि करियर अच्छा है, अच्छे ऑप्शन है, होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें नहीं पता। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि भाई हमारे एरिया के अंदर जो DM SDM बैठे हुए हैं या फिर हमारे यहाँ पे जो भाई ACP साहब है, DCP साहब है, ये कैसे इस पोस्ट पर पहुँचे। यहाँ पर भी मन में प्रश्न आता है। जैसे कि लिटरली मैं अपना खुद का रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊं तो मैं काफ़ी छोटा था और एक बार मैं अपने आस पास में एक ऑफिस में गया था, गवर्नमेंट ऑफिस में। तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनवाना था, तो वहाँ पर मुझे मिलना था DM साहब से, SDM साहब से। अब ऐसी स्थिति में मैंने अपने खुद मित्र को बोला कि यार यहाँ पर लोग कैसे पहुँचते हैं, ये पद कैसे मिलता है। उस समय की बात थी, जनरली मैं उस समय शायद 6ठी 7वीं कक्षा में रहा हूँगा, तो तब की बात थी। तो उस समय बस ख्याल आया था और ख्याल आकर के फिर वो चला गया था, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि बचपना था। लेकिन बाद में जिस समय हम लोग 11th 12th में पहुंचे, ग्रेजुएशन की, तो तब जाकर एक्चुअल में चीज़ें हम लोग को समझ में आने लगी। तो लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें तो हम लोग को आती है, बट इस दौरान ज़रूरी होता है कि भाई हम शुरुआत कैसे करनी है इस चीज़ की ना, इसको समझे पहले। तो देखिए, आप लोग को सबसे पहले शुरुआत करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप परीक्षा को समझें। सबसे पहले हमें यही वाला काम करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें समझना है परीक्षा को। देखिए, जनरली लोग क्या करते हैं, परीक्षा को समझते ही नहीं हैं। आप लोग को किसी ने कह दिया क्या करना है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है। आप लोग पूछ लेंगे कि ठीक है कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, किताबों का बता दीजिए। आप लोग ये पूछ लेंगे कि ठीक है कहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करनी है, कोचिंग का बता दीजिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि परीक्षा को हम समझ ही नहीं पाते, वो हमसे चाहती क्या है, उसके क्या क्या डायमेंशंस है वो हम लोग को पता ही नहीं चलते। तो परीक्षा को समझने का मतलब क्या है, तो परीक्षा को समझने के मामले में एक्चुअल में सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये किस प्रकार का यहाँ पर आपको जिम्मेदारी मिल रही है, ठीक है। यानी कि जो सेवा है, ये सेवा किस प्रकार की, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि सेवा में आप जब जाएंगे तो अपने क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आपको ग्रूमिंग करनी पड़ेगी खुद की, आपको खुद को निखारना पड़ेगा इस सर्विस के लिए, सेवा के लिए, है ना, इस क्षेत्र के लिए। तो आपको पहले तो ये समझना है कि सेवा किस प्रकार की है, फिर बाद में आपको ये भी साथ साथ समझना है कि सेवा में प्रवेश कैसे किया जाएगा हम लोग का, है ना, प्रवेश कैसे होगा। अब प्रवेश कैसे होगा तो हम लोग को पता चलता है कि प्रवेश के लिए क्या है, हमारे पास में परीक्षा है। अब परीक्षा के मामले में भी हम लोग को पता है कि परीक्षा जो होती है हमारी वो 3 चरणों में होती है। सबसे पहले होता है हम लोग का प्रारंभिक चरण, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन,
जो कि ये भी हो ही चुका है ना, प्रारंभिक परीक्षा। फिर होती है हम लोग की मुख्य परीक्षा, और फिर तीसरा जो चरण होता है वो हम लोग का होता है व्यक्तिगत साक्षात्कार, है ना। अब ठीक है, परीक्षा हमें करनी है, परीक्षा हमें देनी है। अब परीक्षा देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली कोचिंग भी प्रेफर कर लेते हैं कि ठीक है कोचिंग में चलते हैं, लेकिन परीक्षा को नहीं समझा। परीक्षा को समझना जरूरी है यहाँ पे पहले। अब परीक्षा को समझने के आपको करना क्या है, तो देखिए परीक्षा को समझने के लिए आपको समझना है कि परीक्षा की डिमांड क्या है, ठीक है, यानी कि परीक्षा की मांग क्या है, पहले इसके ऊपर नजर डालनी है। अब परीक्षा की मांग आप लोग को कैसे पता चलेगी, तो देखिए परीक्षा की मांग समझने का सबसे बढ़िया तरीका है सिलेबस, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सिलेबस। अब जब आप लोग सिलेबस पढ़ेंगे ना, आप लोग को सिलेबस डिटेल में कहीं भी मिल जाएगा। डिटेल सिलेबस देखिए एक बार, डिटेल्ड सिलेबस जब आप देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि सिलेबस में क्या क्या डिमांड है, इस परीक्षा में हम लोगों से किन किन सब्जेक्ट्स के लिए मांग की जा रही है, कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, और जो सब्जेक्ट पढ़ने भी हैं उन सब्जेक्ट की डेप्थ क्या रहने वाली है। तो हम लोग को जो यहाँ पर सबसे पहली मदद देगा ना वो हमें सिलेबस देगा। अब यहाँ हम लोग को सिलेबस बताएगा कि भाई हम लोग को क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब जब हम लोग को सिलेबस देखने को मिलेगा तो सिलेबस हमारा जो है वो 2 चरणों में बटा हुआ आप लोग को मिलेगा। पहला जो चरण है वो इसका प्रारंभिक है, और जो दूसरा चरण है वो इसका मुख्य है। तो ठीक इसी प्रकार से ही आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के अंदर 2 है, यानी कि GS1 है जिसको हम लोग समझते हैं कि हाँ हमारी जो मुख्य सब्जेक्ट्स हैं वो उसी में ही है। इसके अलावा GS2 जिसको हम लोग CSET भी कहते हैं। इसके अलावा जो हमारी मुख्य परीक्षाएं हैं, ये मुख्य परीक्षा हम लोग की 9 परीक्षा होंगी यहाँ पर। इसके अंदर एक होगी हम लोग के लिए इंग्लिश की परीक्षा, ठीक है, इंग्लिश जो है वो सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है। एक होगी हम लोग की लैंग्वेज परीक्षा, ठीक है। लैंग्वेज के मामले में हम लोग खुद ही चूज कर सकते हैं कि कौन सी भाषा हम लोग लेना चाहते हैं। जो संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा है वो उनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं, यहाँ पर ही आपको विकल्प मिल जाता है। इसके अलावा एक परीक्षा होगी यहाँ पर हम लोग की निबंध की। निबंध के बाद हम लोग की परीक्षा होंगी GS के सब्जेक्ट की, और GS की होंगी हमारे लिए 4 परीक्षाएं। इसके बाद हम लोग को ऑप्शनल भी देखना पड़ेगा। सबका अपना एक पसंदीदा ऑप्शनल होता है, यानी कि जो सबसे अच्छा दोस्त है हमारा, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट जो हम पसंद करते हैं वो हमारा ऑप्शनल हो जाएगा। और ऑप्शनल की 2 परीक्षा होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 2 और 4 6 7 8 और 9, तो टोटल 9 होते हैं हमारी मुख्य परीक्षा के अंदर परीक्षाएं, अलग अलग पेपर होते हैं, ठीक है। अब किस पेपर की क्या डिमांड है, कौन सा पेपर क्या पूछ रहा है, किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। जब हम लोग सिलेबस पढ़ लेंगे ना तो हमें एक्चुअल में समझ में आएगा कि इस परीक्षा की डिमांड क्या है, ये हम लोगों से क्या चाहता है, और किस स्तर के लिए तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ कहाँ मैटर करते हैं। लेकिन बात केवल और केवल सिलेबस को समझकर ही नहीं निपटा देनी, पढ़ के ही नहीं निपटा देनी। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया काम खत्म। अब यहाँ पर काम शुरू होता है सिलेबस को फिल्टर करने का। अब आपको सिलेबस फिल्टर करना पड़ेगा। सिलेबस फिल्टर कैसे करना है, जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा एक कॉलम जहां पर आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि भाई हिस्ट्री के सेगमेंट्स जो है वो पूछे जाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री आएगी, मेडिवल हिस्ट्री आएगी, मॉडर्न हिस्ट्री आएगी। तो हिस्ट्री को फिल्टर करना है अपने हिसाब से, क्योंकि सिलेबस जो है वो मिक्स मिलेगा। कहीं पे होगा कि आप लोग को जहां हिस्ट्री मिलेगी वहीं ज्योग्राफी भी मिलेगी, वहीं पेंटिंग सोसाइटी भी मिल जाएगी, आर्ट एंड कल्चर भी वहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हिसाब से पहले सिस्टम को पूरा पूरा सिलेबस जो है इसको फिल्टर करना पड़ेगा। जब आप सिलेबस को फिल्टर कर लेंगे तो सिलेबस फिल्टर करने के बाद आपको समझ में आएगा कि अब क्या क्या पार्ट्स इसमें बन रहे हैं, हिस्ट्री का पार्ट क्या कह रहा है, ज्योग्राफी का पार्ट क्या कह रहा है, पॉलिटी का पार्ट क्या कह रहा है। आपको इसको भी एक बार समझना पड़ेगा। और बहुत अच्छा तभी रहेगा कि आप खुद अपने स्तर पर सिलेबस को डिवाइड करें। हिस्ट्री अलग कर लिया, पॉलिटी अलग कर लिया, ज्योग्राफी अलग कर लिया, एनवायरमेंट अलग कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा साइंस का क्या सेक्टर है वो अलग कर लिया, इकोनॉमी को समझ लिया। तो इस प्रकार से जो हमारे आधे आधे सब्जेक्ट हैं उन सभी को आपको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यूपीएससी की परीक्षा हमसे किस किस सब्जेक्ट के मामले में डिमांड कर रही है, किस किस सब्जेक्ट को मुझे पढ़ना होगा। अब सबसे पहला चरण यही है, जब आप सिलेबस को समझ लेंगे ना कि भाई क्या चाह रहा है यूपीएससी हमसे, तो सिलेबस को समझने के बाद कहानी जो है वो हमारे सब्जेक्ट्स पे आ जाएगी, क्योंकि सिलेबस में आपको यही सब्जेक्ट से मिलेंगे। अब जब बात हम लोग की आ जाएगी सब्जेक्ट्स पे तो आपका यहां पर दूसरा काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जब कहानी हम लोग की सब्जेक्ट्स पे जुड़ जाएगी तो सब्जेक्ट के बाद हमारा दूसरा काम शुरू हो जाएगा। दूसरा काम शुरू हो जाएगा। अब हमें सब्जेक्ट के अंदर यह पहचानना है कि कौन है हमारी स्ट्रेंथ और कौन है हमारी वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या, ये समझना क्यों जरूरी है, ये समझना इसलिए जरूरी है कि देखो जितने सब्जेक्ट्स आपको सिलेबस में देखने को मिलेंगे इसका मतलब ये कि पढ़ना तो सब पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ भी होने वाला नहीं है, पढ़ना सब है ना। अब इस दौरान स्ट्रेंथ और वीकनेस समझने का मतलब क्या है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको उस पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, हो सकता है कि आपको उसके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो बस, लेकिन उसमें आप एडवांस लेवल पे जाना है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट फिल्टर कर सकते हैं कि ठीक है ये सब्जेक्ट तो मैंने 12th में पढ़े थे, ये मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़े थे, मुझे अच्छे से क्लियर है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हम लोगों ने बहुत कम पढ़े होते हैं, ना के बराबर ही पढ़े होते हैं, नहीं पढ़े होते।
तो उन सब्जेक्ट्स को अलग से बांट लेना, क्योंकि वहां जरूरी है कि आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है, जीरो से शुरू करना है, और जीरो से शुरू करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको काम करना पड़ेगा वीकनेस पे ज्यादा। तो इस प्रकार से डिवाइड कर लेना है अपना। अब डिवीजन जब आप कर लोगे तो आपको सब्जेक्ट की कहानी पता चल जाएगी कि सब्जेक्ट हमारे किस प्रकार से जाएंगे और कैसे कैसे जाएंगे, कौन सा मेरी स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है, कौन सा मेरी वीकनेस वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो चीज आप समझ रहे हैं। आप यहाँ पर एक चीज ये तो समझ रहे हैं कि हमारी जो परीक्षा है वो परीक्षा किस प्रकार की है, क्या क्या सब्जेक्ट उसमें चल रहे हैं, लेकिन परीक्षा को समझने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप स्वयं को भी समझें। अब खुद को समझें कि आप किस में ज्यादा अच्छे हैं और आप किस में सच अच्छे नहीं हैं। अब देखिए, हमें ना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हमारे में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, हमने कब क्या 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 नहीं किया, वो सब चीज़ें हम जानते हैं अच्छे से। यह सब हम लोग की अपनी स्थिति होती है। तो खुद को भी समझना है सब्जेक्ट्स के मामले में, और साथ साथ हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्थिति भी समझनी है कि वो मेरे मामले में किस प्रकार से मैटर करती है। जब हम लोग ये पूरी की पूरी कहानी समझ जाएंगे, अब उसके बाद शुरू होगा पढ़ना। ऐसा नहीं करना कि पहले दिन से किसी ने बोल दिया कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर लीजिए, पहले दिन से किताब लेकर बैठ गए। नहीं, पहले सिलेबस समझिए, सिलेबस के बाद सब्जेक्ट का सेटअप समझिए, उन सब्जेक्ट्स का अपने मामले में रिलेवेंस समझिए, अब तक की जो आपकी पूरी की पूरी जो आपका समय रहा है, जो भी अब तक का आपका इतिहास रहा है पढ़ाई के मामले में, वो सब कैसा रहा है, तो उन सबको भी समझना जरूरी है। तो जब आप वो सब चीज़ें समझ लेंगे तो उन सब चीज़ों को समझ लेने के बाद तब आपको शुरू करनी है अपनी पढ़ाई। और पढ़ाई कैसे शुरू करनी है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आपकी स्टडी होनी चाहिए, आपको स्टडी के मामले में बेसिक्स टू एडवांस जाना है। कैसे जाना है? बेसिक टू एडवांस जाना होगा आप लोगों को। ठीक, ऐसा नहीं है कि मतलब सीधे तौर पे ही उठे और शुरू हो गए हैं कि भाई ठीक है मैं एडवांस ही पढ़ूंगा। अब बहुत बार क्या होता है, देखो मार्केट में ना बहुत सारी किताबें, आपने किसी से पूछा कि जी किताब कौन सी लेनी है, किसी ने कहते देखो ये किताब बहुत अच्छी है। जैसे कि हम लोग पॉलिटी के लिए कहते हैं कि लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी है, तो क्या करना है, पहले दिन लक्ष्मीकांत लेके बैठ जाना है? नहीं, पहले फंडामेंटल्स तो समझ लीजिए, उसके बेसिक्स तो समझ लीजिए। हो सकता है किसी ने 11th में पढ़ी हुई हो, 12th में पढ़ी हुई, ग्रेजुएशन पढ़ी, उसके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, उसको बेसिक्स पता होंगे, तो ठीक है वो चूज कर सकता है। बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लो तो और अच्छी बात है। अब बेसिक टू एडवांस आना है आपको। कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार ठीक है, जब हमें चढ़नी ही 3 सीढ़ियां तो सीधा तीसरी सीढ़ी पर पैर रख दो, है ना। ऐसा वाला काम नहीं करना। ऐसे करोगे तो क्या होगा कि जो बेसिक्स हैं वो नहीं समझ में आएंगे और बेस क्रिएट नहीं होगा। तो जरूरी है पहले हम लोग अच्छे से बेस क्रिएट करें अपना सब्जेक्ट्स को समझने के मामले में। जैसे कि हो सकता है कि कोई अगर वोकेशनल्स का रहा है बैकग्राउंड किसी ने ह्यूमैनिटीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई हो, तो ह्यूमैनिटीज़ के मामले में क्या होता है कि अब उन लोगों की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी होती है कि साइंस की तरफ नहीं झुकाव होता। साइंस नहीं पढ़ी है, साइंस टेक नहीं पढ़ी है, बहुत कम ही देखने को मिलता है, रेयरली देखने को मिलता है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या है कि आप साइंस के मामले में कोई अच्छी एडवांस बुक ले लेंगे तो क्या समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी। तो बेसिक्स से चलना पड़ेगा। तो ज़रूरी कहानी ये है कि आप अपनी कहानी को बेसिक्स टू एडवांस कन्वर्ट करें। और बेसिक्स टू एडवांस कन्वर्ट करने के मामले में ज़रूरी है कि एक बुक आप ले लें बेसिक के लिए और एक बुक आप उसके बाद में ले लेते हैं एडवांस के लिए। अगर आप इतने में भी लेंगे तो आपको सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते ही आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएंगे तो आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो तैयारी कैसे शुरू करनी है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह का होता है। सीधा तुरंत किताबें लेके नहीं बैठना, पहले समझना है कि भाई एग्जाम की डिमांड क्या है। कैसे पता लगेगी? सिलेबस से पता लगेगी। सिलेबस के अंदर क्या क्या है वो समझना, उसको फिल्टर करना, उस पूरे के पूरे सिलेबस को अपने मामले में समझना कि मेरे लिए क्या अच्छा अब तक रहा है, मेरे लिए क्या अच्छा नहीं रहा है, मैंने किसके साथ समय ज़्यादा बिताया, किसके साथ समय ज़्यादा नहीं बिताया। ये सब चीज़ करने के बाद फिर आपको तैयारी करनी है शुरू, और तैयारी होगी आपकी बेसिक टू एडवांस। पहले बेसिक्स समझने, बेसिक्स जब समझ लेंगे आप लोग अच्छे से, तो उसके बाद आप लोग अगर फिर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को अपग्रेड करते हैं, एडवांस लेवल तक जाते हैं, आप लोग को बहुत अच्छा सब कुछ समझ में आएगा और परेशानियां बिल्कुल भी नहीं होगी। आपकी सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए स्टडी IQ ने आप लोगों के लिए एक नया बैच शुरू करने का फैसला किया। ये हमारा P2I फाउंडेशन बैच है, इसका नाम है प्रतिज्ञा बैच। ये प्रतिज्ञा बैच उन सभी लोगों के लिए खास है जो 2026 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये बैच आप लोगों को हर तरह से मदद करने वाला है। आप लोगों की परीक्षा के तीनों चरणों में, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों चरणों में आप लोग को पूरी मदद होगी। और तीनों चरणों में पूरी मदद के साथ साथ आप लोग को यहाँ पर मेंटरशिप मिलेगी, और जो मेंटरशिप की सुविधा रहेगी वो 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा रहेगी। तो आप लोग को 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी। टेस्ट सीरीज की भी पूरी सुविधा आप लोग को मिलने वाली है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे। और इसके साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि जितने लोग हमारे बैच में एनरोल रहते हैं उन सभी लोगों में से जो मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर होता है उसको 11,000 का प्राइस दिया जाता है। और अगर आप लोग हमारे बैच में एनरोल रह करके प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आप लोगों की पूरी फीस भी वापस कर दी जाती है।
फिलहाल जो हमारा जीएस फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच है, उस प्रतिज्ञा बैच के लिए अगर आप लोग KL लाइव कोड यूज़ करते हैं, ये KL लाइव कोड आप लोगों के लिए बेस्ट डिस्काउंट कोड है। अगर आप लोग इस कोड को यूज़ करते हैं तो ये बैच आपको मिलेगा मात्र 28,999 रुपये में। और इस दौरान ये समझिए कि ये फिलहाल बेस्ट प्राइस है, सेल चल रही थी, सेल में बहुत लोगों ने लाभ लिया है, बट उसके बावजूद फीस जो है वो आप लोगों के लिए अच्छी है। और यहाँ पर आपको 7,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है सीधा सीधा। ये 7,000 रुपये का डिस्काउंट आप लोग को KL लाइव कोड यूज़ करने से ही मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट समय है, 23 जून तक ही चीज़ें वैलिड हैं और उसके बाद फिर फीस बढ़ जाएगी। सुबह 8 बजे का ये बैच है, 23 जून से जो शुरू हो रहा है। तो तैयारी के लिए बिल्कुल एनरोल कीजिए। इसके अलावा मेरे साथ कहाँ जुड़ना है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे। ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और जो हम लोग फाइल्स शेयर करते हैं अपनी क्लासेस की, वो फाइल आप लोग को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं कुणाल कोटिया, तो भी आप लोग को टेलीग्राम पे चैनल मिल ही जाएगा बहुत ईजिली। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी बातें हम लोग को करनी थी वो सारी बातें हम लोगों ने शेयर करती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होंगी। बाकी की बातें होंगी आने वाले क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.